students, how are you all? Today we are discussing our SK test AAKN. First question is इसमें this is no surprising given the absence of significant rival suppliers in the global oil market willing to help out India. देखो इसमें क्या कहता है कि दिस इज़ नो सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है. गिवन द एब्सेंस, गिवन मीन्स चीज़ों को देखते हुए, जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए, द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट राइवल सप्लायर्स, जो राइवल सप्लायर्स हैं, जो कम्पीट करने वाले सप्लायर्स हैं इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट, ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो डील करते हैं, विलिंग टू हेल्प आउट इंडिया, ऐसे सप्लायर जो कि विलिंग तो हैं इंडिया की हेल्प करने के लिए, लेकिन उनकी एब्सेंस है. ठीक है, तो ये यानी कि ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि गिवन कंडीशंस को देखते हुए जो सप्लायर्स हैं जो चाहते तो हैं इंडिया की हेल्प करना, लेकिन उनकी संख्या कम है. ठीक है, तो देखो दिस इज़ नो सरप्राइजिंग, यहाँ पे दिस जो है, यहाँ पे ये दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, सरप्राइजिंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. सरप्राइजिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है. और यहाँ पे जो नो दे रखा है वो एक एडजेक्टिव है. एक होता है नो और एक होता है नॉट. नो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है. ठीक है, तो जो V1 + ING अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको क्वालिफाई एडवर्ब करेगा. तो यहाँ पे नो की जगह क्या आ जाएगा? नॉट. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर था, दिस इज़ नो सरप्राइजिंग की जगह क्या आ जाएगा? दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग. नॉट. नेक्स्ट देखते हैं, दिस विल रिक्वायर्ड अ स्ट्रोंगर पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन. कहता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है? एक अच्छी, एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और उसको लागू करने की ज़रूरत है. तो ग्रामेटिकली देखें तो दिस विल रिक्वायर्ड, तो हमें पता है कि हमारा रूल होता है कि मोडाल के बाद जो वर्ब आती है वो नेचुरल फॉर्म में आती है. ठीक है, मोडाल के बाद जो वर्ब आती है वो नेचुरल फॉर्म में आती है, और नेचुरल फॉर्म होती कौन सी है? V1. नेचुरल फॉर्म होती है V1. तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड दे रखा है, विल रिक्वायर्ड. विल रिक्वायर्ड गलत हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा? रिक्वायर. तो रिक्वायर्ड की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड. सॉरी, रिक्वायर्ड की जगह रिक्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप्स हैं. कहते हैं फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा इंटरव्यूड बाय द पेपर हैव सेड दैट डिस्पाइट नोइंग द डैश ऑफ क्रॉप बर्निंग दे विल स्टिल गो फॉरवर्ड विद द प्रैक्टिस दिस ईयर टू. तो क्या कहना चाह रहा है? कहते हैं कि जो फार्मर्स हैं ना पंजाब और हरियाणा के, उनका एक पेपर यानी कि न्यूज़पेपर ने इंटरव्यू लिया, और ऐसे में उन्होंने कहा, क्या कहा? डिस्पाइट नोइंग द डैश ऑफ क्रॉप बर्निंग, कि क्रॉप बर्निंग, ये जो हम क्रॉप बर्निंग करते हैं जब फसलें पक जाती हैं, उसके बाद उसकी कटाई करने के बाद जो बचा कुचा होता है उसको जला के ज़मीन को साफ़ किया जाता है. तो उनको पता है कि इस क्रॉप बर्निंग का डैश है, इसके बारे में उसको पता है. दे विल स्टिल गो फॉरवर्ड, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को जारी रखेंगे. दे विल स्टिल गो फॉरवर्ड. गो फॉरवर्ड मतलब कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दिस ईयर टू, इस साल भी वो इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे. ऐसा जो है फार्मर्स ने न्यूज़पेपर को बताया. तो यहाँ देखो क्या बताना चाह रहे हैं, क्रॉप बर्निंग का क्या उन्हें पता है. फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें हम, इफ़ेक्ट्स पता है कि उसके प्रभाव क्या होंगे. ठीक है, इम्पोर्टेंस पता है, उसकी इम्पोर्टेंस पता है क्या, क्रॉप बर्निंग करने से क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है. क्रॉप बर्निंग तो एनवायरनमेंट के लिए बुरी चीज़ होती है, तो उसकी कोई महत्वता नहीं है, बल्कि उसकी क्या है? बुरी चीज़ है वो. अफेक्ट्स, अफेक्ट्स का मतलब भी क्या होता है? प्रभाव. लेकिन इफ़ेक्ट्स और अफेक्ट्स में फ़र्क होता है. इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है ये प्रभाव, और अफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव डालना. ठीक है, इफ़ेक्ट्स जो होता है क्या होता है? इफ़ेक्ट्स होता है नाउन. ठीक है, और अफेक्ट जो होता है वो होता है वर्ब. ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ दे रखा है द. यहाँ हमें नोइंग के बाद दिया हुआ है द. द एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन.
तो हमें पता है कि इफेक्ट एक नाउन है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे इफेक्ट, कि उनको उसके इफेक्ट्स के बारे में पता है। ठीक है, कॉज मतलब कारण, क्रॉप बढ़ने के कारण का पता है, तो कॉज तो आएगा नहीं। इफेक्ट्स और अफेक्ट्स में ही से कुछ आएगा, लेकिन हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इफेक्ट्स जो है नाउन होता है और अफेक्ट्स जो होता है वर्ब होता है। और क्योंकि हमें यहाँ दा दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है, तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो ऐसे में हमारा आंसर क्या होगा, इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अमृतसर हैज़ ट्राइड टू डैश इटसेल्फ क्लेमिंग दैट इट्स परमिशन वॉज नॉट सॉट although almost everyone in the city knew it was taking place। कहता है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना अमृतसर के अंदर, वो अपने आप को डैश रख रही थी, इटसेल्फ अपने आप को डैश रखने की कोशिश कर रही थी। क्लेमिंग, ये क्लेम करते हुए, ये आरोप करते हुए दैट कि इट्स परमिशन, कि उनकी परमिशन वॉज नॉट सॉट, उनकी परमिशन ली ही नहीं गई। ऑल्दो हालांकि ऑलमोस्ट एवरीवन हर एक को पता था, किस चीज़ के बारे में, इन द सिटी न्यू इट वॉज टेकिंग प्लेस, हर एक को पता था कि सिटी के अंदर कि ये होना है, ये चीज़ होनी है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं पता था। अभी जैसे कि न्यूज़ में ये था कि दशहरा वाले दिन अमृतसर के अंदर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, तो ऐसे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने आप को बचाने के लिए क्या कहा कि हमसे तो परमिशन ली ही नहीं थी यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, जबकि वो फंक्शन जो है इतने टाइम से वहाँ चल रहा था, इतने टाइम से वहाँ होता आ रहा था और हर एक को पता था कि ये फंक्शन यहाँ होता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं पता था। ठीक है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रही थी, शो करने की कोशिश कर रही थी। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ में जो है हमें दे रखा है डिस्प्ले और शो, दोनों का मीनिंग एक है। ठीक है, डिस्प्ले और शो दोनों ही नहीं आ सकते क्योंकि वो अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, और थर्ड है इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, नहीं, इन्वॉल्व मतलब शामिल करने की कोशिश कर रही, शामिल करने की कोशिश नहीं कर रही थी मामले में, बल्कि उस मामले से बचने की कोशिश कर रही थी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, डिस्टेंस, यानी कि वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अमृतसर हैज़ ट्राइड टू डिस्टेंस इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमें बताना है सिमिलर वर्ड। ठीक है, स्लिप शॉर्ड का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, स्लिप शॉर्ड का मतलब क्या होता है, केयरलेस, जो चीज़ों पर ध्यान ना देता हो, लापरवाही करता हो। ठीक है, स्लिप शॉर्ड का सीधा सा मीनिंग है केयरलेस। वल्गर का मतलब होता है अश्लील। कॉमन प्लेस मीन्स बोरिंग। रिटेलिएटरी मतलब मुंह तोड़, रिटेलिएटरी मतलब जो बदला लिया जाता है उसको बोलते हैं रिटेलिएटरी। ठीक है, तो सीधा से मीनिंग है इसमें स्लिप शॉर्ड का मतलब क्या है, केयरलेस। सिक्स्थ है कॉन्जुरर का मतलब होता है मैजिशियन। कॉन्जुरर जो होता है क्या होता है, मैजिशियन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मैजिशियन। ट्रिक्स्टर का मतलब होता है चालबाज, जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिक्स्टर, उसका मतलब है चालबाज। जेस्टर का मतलब होता है विदूषक। जेस्टर मतलब विदूषक, जो मजाक करता है, जो प्रोफेशनली जिसका काम ही यही है कि दूसरों को हंसाना, तो उसका मतलब उसको बोलते हैं जेस्टर। ठीक है, परफॉर्मर कोई भी हो सकता है, डांसर भी एक परफॉर्मर हो सकता है, एक सिंगर भी परफॉर्मर हो सकता है, जो भी अपनी कला को प्रदर्शित करता है वो परफॉर्मर हो जाता है। तो इसका कंजुरर का सही मीनिंग क्या है, मैजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है आपको अपोजिट मीनिंग। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। सेकंड है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं और सडनली दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज हो जाना। ठीक है, मुड़ जाना, पथ भ्रष्ट हो जाना, तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज। थर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है कोई चीज़ सामने लेके आना, शो करना, उसको बोलते हैं डाइवल्ज। ठीक है, फोर्थ है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना। डिसॉल्व मीन्स घुलना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सही मीनिंग क्या होगा, इसका अपोजिट बताना है हमें। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, डिसइंटीग्रेट को टुकड़े टुकड़े हो जाना, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है इसके साथ। डाइवर्ज का मतलब शो करना,
तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। डिसॉल्व मीन्स घुल जाना, तो मिलना और घुल जाना ये तो सेम ही लग रहे हैं कि मिल गया और घुल गया, ठीक है। सेकंड देखें तो डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब दूर हो जाना, पथभ्रष्ट हो जाना, तो हाँ यही सही लगता है। कन्वर्ज जो है होता है मिल जाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है कि दूसरी डायरेक्शन में चले जाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सेफ। सेफ का तो बहुत ईजी है, क्या आपको पता ही है, सुरक्षित। रैश का मतलब क्या होता है? रैश का मतलब होता है रैकलेस, यानी कि अंधाधुंध तरीके से कोई काम करना, केयरलेसली कोई काम करना, रैश, ठीक है। इनसिक्योर मीन्स असुरक्षित, इनसिक्योर असुरक्षित, सिक्योर मीन्स सुरक्षित, इनसिक्योर मीन्स असुरक्षित, अनसेफ। थर्ड है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी। और हार्श, हार्श मीन्स रूखा, ठीक है, जो रूड हो उसको बोलते हैं हार्श। तो सेफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनसिक्योर, अनसेफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम और फ्रेजेस दे रखे हैं कुछ, तो उसका मीनिंग हमें बताना है। कहते हैं मेड द मैस ऑफ, मेड द मैस ऑफ। मैस मीनिंग, जो मैस वर्ड है वो आपने सुना होगा, मैस। मैस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को अस्त व्यस्त कर देना, खराब कर देना, ठीक है, डिसऑर्डर्ड वे में कोई काम को करना, तो उसको बोलते हैं मैस, ठीक है। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा मेड द मैस का? हैंडल इट बैडली, किसी काम को बुरी तरीके से हैंडल करना, अच्छे से नहीं करना, ठीक है। 10th नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? देखो, नल का मतलब भी होता है बेकार, और वॉइड का मतलब भी होता है बेकार, यानी कि कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो इसका एप्रोप्रिएट तो होगा नहीं। एप्रोप्रिएट का मतलब तो ये होता है ना कि बिल्कुल सही। वैलिड का मतलब भी बिल्कुल होता है बिल्कुल सही। कॉपीड, कॉपीड का तो मीनिंग ही नहीं आएगा इसके अंदर, कॉपी करना नहीं। हैविंग नो लीगल फोर्स, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? हैविंग नो लीगल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्प्रूवमेंट करनी है हमें। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द राइज of NBFCs was fueled primarily by the demise of traditional banks, which has been unable to lend as they were dashed by non-performing loans. कहता है कि जो it is worth noting, ये worth noting का मतलब होता है ध्यान देने वाली चीज़। worth noting means noticeable चीज़, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है दैट द राइज ऑफ NBFCs, की जो NBFCs का राइज है, यानी कि जो NBFCs प्रोग्रेस कर रही है, जो NBFCs का प्रोग्रेस है, वॉज फ्यूल्ड प्राइमरीली बाय द डिमाइस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स। वो फ्यूल्ड होगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एनर्जाइज्ड हो जाएगा, किसके द्वारा? बाय द डिमाइस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स। डिमाइस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, डिमाइस मीन्स ख़त्म हो जाना, कि वो जितने भी ट्रेडिशनल बैंक्स हैं ना, वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो किसके पास जाएंगे लोग? NBFCs के पास। तो NBFCs की जो प्रोग्रेस है वो प्राइमरी डिपेंड करती है किस पर? डिमाइस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स पर। और ऐसे बैंक विच हैव बीन अनेबल टू लैंड एज दे वर बॉक्ड अप बाय नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। तो ऐसे बैंक्स जो कि अनेबल हैं, जो कि अब लायक नहीं है कि वो पैसा उधार दे सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। दे वर डैश बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डैश हैं। तो कैसे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से? बॉक्ड अप, बॉक्ड अप का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। बॉक्ड इन का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। बॉक्ड एट का कोई भी मतलब नहीं होता है, बॉक्ड एट ऐसा कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं है। बॉक्ड डाउन का मतलब होता है स्लो हो जाना, ढीला पड़ जाना, ठीक है। बॉक्ड डाउन का मतलब होता है ढीला पड़ जाना। और नो इम्प्रूवमेंट इसमें होगा नहीं, क्योंकि बॉक्ड अप का कोई मीनिंग नहीं होता। बॉक्ड इन जो है जल्दी जल्दी खाने की, इसमें कोई सेंस नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन नंबर 3 बॉक्ड डाउन, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बॉक्ड डाउन हो चुके हैं, स्लो हो चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं। तो ऐसे ट्रेडिशनल बैंक्स जो कि NPA से ढीले पड़ चुके हैं और अनेबल हो गए हैं ज़्यादा लैंडिंग करने के लिए, अब लैंड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ट्रेडिशनल बैंक्स का जो डिमाइस है ना, वो NBFC के लिए एक अच्छी बात है,
ठीक है, उनकी प्रोग्रेस जो है इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट है, पॉलिसी मेकर्स शुड दस ट्राई टू फोकस ऑन डैश टू एड्रेस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दैट कंटिन्यू टू द क्राइसिस। कहता है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको शुड ट्राई करना चाहिए टू फोकस, कि वो फोकस कर सकें ऑन डैश टू एड्रेस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, उसको एड्रेस करने के लिए। एड्रेस क्या मतलब होता है? ठीक करना। एड्रेस मीन्स उस चीज़ पर ध्यान देना, किसी प्रॉब्लम पर ध्यान देना और उसको ठीक करना। दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो कंट्रीब्यूट कर रही है टू द क्राइसिस, जो क्राइसिस में कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी क्राइसिस को बढ़ा रही है, तो पॉलिसी मेकर्स को उस पर जो है फोकस करना चाहिए टू एड्रेस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। देखो ऑप्शन में हमें जो फिलअप है वो दे रखा है गिविंग स्टेप्स, ठीक है, गिविंग स्टेप्स। देखो यहाँ देख रखा है फोकस ऑन, ऑन जो होता है एक प्रपोजिशन है, ऑन एक प्रपोजिशन है, और ऑन के बाद प्रपोजिशन के बाद हमें पता है कि V1 + ing आता है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो भी वर्ब आएगी वो ing फॉर्म में आएगी। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं हम, सेकंड नहीं आ सकता और थर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। क्या आएगा? या तो गिविंग आएगा या टेकिंग आएगा, ठीक है। लेकिन गिविंग और टेकिंग दोनों ही स्टेप्स के साथ है। स्टेप्स हमेशा ना टेक किए जाते हैं, स्टेप्स हमेशा टेक किए जाते हैं, गिव नहीं किए जाते। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही रहेगा, टेकिंग स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो जो फ्रेज हमें गिवन है उसका एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसको सही, उसको रिप्लेस करने वाला वर्ड जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो विलिंगली विदाउट बीइंग फोर्स्ड, यानी कि जिसको फोर्स नहीं किया गया है, जो अपनी इच्छा से काम कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? देखो पहला है वाइजेकर। वाइजेकर का मतलब होता है अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला। वाइजेकर क्या होता है? अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला, चाहे वो हो नहीं लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझता है, ठीक है। स्टाइलिस्टिक का मतलब होता है स्टाइलिश, तो इसका भी कोई इसमें सेंस नहीं है। वॉलेंटरीली का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से खुद काम करता है। वॉलेंटियर होते हैं ना, अपनी इच्छा से काम करने वाले, तो ये बिल्कुल सही है। विलिंगली का मतलब भी अपनी इच्छा से काम करने वाले, वॉलेंटरीली के मतलब भी अपनी इच्छा से काम करने वाले। टॉकेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, अ माउंटेन विद ए लार्ज ओपनिंग एट द टॉप थ्रू विच गैसेज एंड लावा आर फोर्स्ड आउट इनटू द एयर। एक माउंटेन, एक पहाड़ विद ए लार्ज ओपनिंग, जिसकी जो है बहुत बड़ी ओपनिंग है टॉप पर जो है उसका, जिसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, और जिसमें से गैस और लावा फोर्स्ड आउट होते हैं, बहुत प्रेशर के साथ निकलते हैं। फोर्स्ड आउट यानी कि बाहर निकलते हैं प्रेशर के साथ इनटू द एयर में, तो उसको क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है, उसको क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी होता है ना, तो उसको वोल्केनो कहते हैं। ट्रांसलेशन नहीं कहते, यूनानिमस नहीं कहते, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। सूटेबल नहीं कहते, उसको बोलते हैं वोल्केनो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्पेलिंग देखनी है हमें, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग रहेगी। और हमें दे रखा है वर्ड कोलोसल। कोलोसल का मीनिंग होता है ह्यूज, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल, उसको बोलते हैं कोलोसल, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? COLOSSAL, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वंडरस। वंडरस मीन्स आश्चर्यजनक, वंडरस मीन्स आश्चर्यजनक, चमत्कारिक हो, जो अलौकिक हो, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? WONDROUS, वंडरस, ठीक है, वंडरस। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे हमें नेक्स्ट दे रखा है पैराजम्बल है, ठीक है। देखो क्या कहता है, एज प्राइजेज रिएक्टेड टू स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स।
कहते हैं जो स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो तर्क वितर्क होते हैं ना, एक दूसरे से, एक ने कोई बात कही, दूसरे ने फिर उसकी बात कही, उसके ऊपर बात जवाब दिया, तो उससे जो है ना मतलब प्राइजेज रिएक्टेड होते हैं, एज प्राइजेज रिएक्टेड टू स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स। द फिकल नेचर ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट, जो फिकल का मतलब होता है चेंजिंग, जो स्थिर ना हो, स्टेबल ना हो, उसको बोलते हैं फिकल, चेंजिंग। जो चेंजिंग नेचर है ना ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट का, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। नेक्स्ट है बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के द्वारा, हैज़ बीन ऑन डिस्प्ले ओवर द लास्ट फ्यू डेज, डिस्प्ले हो रहा है ओवर द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज से जो है डिस्प्ले होता आ रहा है। क्या डिस्प्ले होता आ रहा है? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स डिस्प्ले होते आ रहे हैं? नहीं। फिकल नेचर जो है ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट का, वो डिस्प्ले होता आ रहा है? बिल्कुल हो सकता है यही डिस्प्ले हो रहा होगा। एज प्राइजेज रिएक्टेड टू स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स, क्या जो ये तो अपने आप में एक अलग ही सेंटेंस बता रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर हम सेंटेंस में बात करें कि ऑप्शन से अगर हम बात करें, तो पहले में हमें पी दे रखा है, सेंटेंस की शुरुआत जो है पी से कर रखी है, एज प्राइजेज रिएक्टेड टू स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स। तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि एज से भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है, तो ये हो सकता है। सेकंड में देखा है एस, हैज़ बीन ऑन डिस्प्ले ओवर द लास्ट फ्यू डेज, क्या हैज़ बीन से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है? इंट्रोडक्शन पार्ट हैज़ बीन से स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं, तो सेकंड नहीं हो सकता। क्यू की बात करें तो द फिकल नेचर ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट, यहाँ से तो बिल्कुल शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये बात किसी करना चाह रहा है, ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट के फिकल नेचर की बात कर रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है ये इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल हो सकता है। फोर्थ में देखें आर यानी कि बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स से भी जो है सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, तो आर भी जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास एलिमिनेट हो चुके हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, बचा क्या? फर्स्ट एंड थ्री, जिसमें एज प्राइजेज रिएक्टेड टू स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स आ गया, और या फिर आ जाएगा हमारे पास द फिकल नेचर ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट, ठीक है। अगर हम सेंटेंसेस को जोड़ें, तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, द फिकल नेचर ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट, तो ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट का जो फिकल नेचर है, ठीक है, देखो इधर पूरी सेंटेंस में जो है वर्ब नहीं आई, तो इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, ठीक है। ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट के फिकल नेचर के बारे में क्या बताना चाह रहा है, इसके बाद वर्ब आनी चाहिए, तो क्या आएगा? हैज़ बीन ऑन डिस्प्ले ओवर द लास्ट फ्यू डेज, कि जो फिकल नेचर है वो डिस्प्ले होता आ रहा है लास्ट फ्यू डेज से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? क्यू के बाद हमारे पास आना चाहिए एस, ठीक है। क्यू के बाद क्या आना चाहिए? एस। उसके बाद हम देखें एज प्राइजेज रिएक्टेड टू स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स किसके हैं? किसके हैं स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स? बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के द्वारा जो काउंटर स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है ना उनसे रिएक्ट होती है प्राइजेज, ठीक है। तो हमें ये क्या पता चला? पी के बाद आर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्यू एस और पी आर सेंटेंस बनता है, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या रहेगा? क्यू एस पी आर। अब इसको पढ़ के देखते हैं। कहते हैं द फिकल नेचर ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट हैज़ बीन ऑन डिस्प्ले ओवर द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है, एज प्राइजेज रिएक्टेड टू स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पैराजंबल। नेक्स्ट है 136 बिलियन टन्स इन 2010 टू द UNFCCC 2 years ago। हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी। क्यू देख लेते हैं, हैज़ डिक्लाइंड, तो हैज़ से नहीं हो सकता, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। एस्टिमेट्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टिमेट्स वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, एस्टिमेट्स नहीं होगा, ठीक है। और एस है इंडिया विच रिपोर्टेड एन एनुअल CO2 इक्विवेलेंट इमिशन ऑफ,
हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया के बारे में बता रहा है कि जिसने जो CO2 का इमिशन है, एनुअल इमिशन, उसको रिपोर्ट किया है, और कितना रिपोर्ट किया होगा वो आगे बताया गया होगा। ठीक है, तो एस हो सकता है और पी भी हो सकता है, हमें पी के बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो क्यू और आर नहीं हो सकता, तो क्यू और आर नहीं हो सकता, तो सेकंड एंड फोर्थ कट जाएंगे हमारे ऑप्शन। बचा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में हम देख सकते हैं कि सेंटेंस फर्स्ट पता ही किसको रहा है, एस को, तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। इंडिया विच रिपोर्टेड एन एनुअल CO2 इक्विवेलेंट इमिशन ऑफ, किसका इमिशन, इमिशन ऑफ समथिंग, इमिशन ऑफ समथिंग, तो इमिशन ऑफ 136 बिलियन टन्स इन 2010। ठीक है, इमिशन ऑफ 136 बिलियन टन्स इन 2010 टू द UNFCCC 2 years ago। तो एस के बाद पी आना चाहिए, क्योंकि इमिशन ऑफ हैज़ डिक्लाइन नहीं हो सकता, इमिशन ऑफ एस्टिमेट्स नहीं हो सकता। ठीक है, इमिशन ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो इमिशन ऑफ समथिंग आएगा ना, इमिशन ऑफ 136 बिलियन टन्स, तो एस के बाद पी आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। इसको हमें एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो द टीचर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, तो ये खुद तो एक्टिव में है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस किसने दी हैं, टीचर ने। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, इंस्ट्रक्शंस जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होता है तो वो वॉइस किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, तो इसको हमें पैसिव करना है। पैसिव जो हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस को आगे लेके आएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, विल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, विल जो है किस में चेंज हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, विल बी। ठीक है, तो क्या विल बी कहाँ है, यहाँ तो वुड बी दे रखा है, वुड हैव बीन नहीं होना चाहिए, विल बी होगा, यहाँ दे रखा है, वर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ही है विल बी, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ अगर विल है, कोई भी मोडाल है, कोई भी मोडाल हो, तो उसके बाद बी लग जाता है। ठीक है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल बी गिवन टू यू बाय द टीचर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है शी सेड मैडम आई हैव डन होमवर्क। शी सेड मैडम आई हैव डन होमवर्क। तो हैव जो है हमें पता है कि पैसिव में जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सॉरी हम यहाँ पे एक्टिव पैसिव की नहीं, सॉरी नरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास एक होती है रिपोर्टेड वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो रिपोर्टेड वर्ब होती है ना, वो होती है हमारे पास क्या, जो हमें ये कहा गया है, शी सेड, शी सेड, और उसके बाद जो कुछ भी कहा गया है ना, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो अंदर का जितना भी रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में होगा। जैसे सेड जो है, से की सेकंड फॉर्म है सेड, तो अंदर का जितना भी मटेरियल है वो भी किस में हो जाएगा, पास्ट में। अगर यहाँ पे सेड नहीं है, यहाँ पे है से या सेज, तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो भी प्रेजेंट में होगी। यहाँ क्या है हमारे पास, शी सेड, यानी कि पास्ट में है, तो अंदर का जो मटेरियल है, जो अंदर की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में हो जाएगी, पास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब हैव दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन जाती है, हैड बन जाती है। ठीक है,
क्या बन जाती है, हैड। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड बीन डन होमवर्क। तो मैडम जो वर्ड है ना, मैडम, इसमें जो मैडम वर्ड आया था, तो ये क्योंकि उस रिस्पेक्ट शो कर रहा है, तो इसीलिए हमने दोबारा मैडम ना लगा के क्या किया, हमने कर दिया रिस्पेक्टफुली। ठीक है, शी सेड रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो हमने क्या किया, शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड बीन डन होमवर्क। तो हमें पता है कि हैव को हैड में चेंज करना है, तो हैड बीन में नहीं करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर इसमें हैज़ रखा, यहाँ पे तो सेड है, पास्ट में है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आ सकता, हैड आना चाहिए। शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड डन होमवर्क, ये बिल्कुल ठीक है। हमने हैव को किस में चेंज कर दिया, हैड में, और हैड के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, डन, यहाँ पे भी डन भी ठीक है। शी सेड रिस्पेक्टफुली टू हर टीचर दैट शी हैड डन होमवर्क, शी सेड रिस्पेक्टफुली टू हर टीचर नहीं आएगा, यहाँ पे जो कंजंक्शन आनी चाहिए वो क्या आएगी, दैट। ठीक है, शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड डन होमवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, देखो क्या कहता है, द डैश टेंशंस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स डैश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंटर फाउंड spectacular release डैश द वीकेंड थ्रू ए पब्लिक स्पीच बाय डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य। कहता है कि हमें जैसे अभी पता ही है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी आपस में जो है अनबन है। गवर्नमेंट कुछ चाहती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ चाहता है, तो दोनों की जो विचार हैं वो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों के बीच में क्या है, क्या चल रहा है, टेंशन चल रहा है। ठीक है, तो द डैश टेंशंस, कैसी टेंशंस की बात करना चाह रहा है ये, द डैश टेंशंस। ऑप्शंस में देखते हैं, द बॉइलिंग टेंशंस, बॉइलिंग, हाँ हो सकता है। बॉइलिंग का मतलब होता है जो चीज़ खराब है और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, बहुत तेज़ गति पकड़ती जा रही है। जैसे पानी गर्म हो रहा है, जब पानी गर्म होता है तो पहले वो हल्का गर्म होता है, उसके बाद वो तेज़ गर्म होना शुरू हो जाता है और फिर उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग का मतलब जो है इसके अंदर क्या होगा, बहुत ऐसी चीज़ जो खराब है और वर्स्ट होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ठीक है, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाने वाली, स्कॉर्चिंग हीट होती है। जैसे हम बोलते हैं कि जो सूरज की जब वो किरणें गिरती हैं तो जून जुलाई में कैसी गिरती हैं, स्कॉर्चिंग हीट, झुलसा देने वाली। माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट का कोई मतलब नहीं आएगा, टेंशन जो है सॉफ्ट हैं, अच्छी हैं, नहीं। सिमरिंग का मतलब होता है बॉयल जेंटली, जब हल्का गर्म कोई कुछ चीज़ की जाती है ना, हल्का गर्म, तो उसको बोलते हैं सिमरिंग। तो यहाँ पे भी ये जो है बहुत एग्रेसिव करने वाली चीज़ नहीं बता रहा है। ठीक है, स्कॉर्चिंग यहाँ हो नहीं सकता, तो क्या आएगा हमारे पास, बॉइलिंग। जो टेंशन है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा तेज़ गति पकड़ने वाली है, यानी कि धीरे 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 बहुत तेज़ होती जा रही है, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। द बॉइलिंग टेंशंस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स डैश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंटर फाउंड रिस्पेक्टिकुलर रिलीज डैश द वीकेंड थ्रू ए पब्लिक स्पीच बाय डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य। तो ये जो टेंशन है वो किस में है, बोथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंटर, बोथ नहीं आना चाहिए यहाँ पे। वैसे बोथ और एंड का पेयर होता है, लेकिन हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं आगे, हम ये बता रहे हैं कि जो टेंशन है वो किसके बीच में है, वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन आ सकता है, अमंग नहीं आ सकता क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए अमंग लगता है, अमंगेस्ट भी नहीं आ सकता, 2 से ज़्यादा के लिए अमंगेस्ट लगता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, बोथ, सॉरी बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंटर फाउंड स्पेक्टिकुलर रिलीज डैश द वीकेंड थ्रू ए पब्लिक स्पीच बाय डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य। तो उसमें जो है विरल आचार्य ने जो अपनी पब्लिक स्पीच दी है, और वो क्या दी है, गवर्नमेंट्स दैट डू नॉट रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है जो कि रिस्पेक्ट नहीं कर रही है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, जो एक सेंट्रल बैंक, आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, उसकी इंडिपेंडेंस की, उसकी स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट नहीं करती है।
सेड मिस्टर आचार्य, ऐसा मिस्टर आचार्य ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है ना उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आरबीआई की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, आरबीआई की इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बावजूद भी जो है उसकी इंडिपेंडेंसी खतरे में है, उसकी इंडिपेंडेंसी की किसी को कोई परवाह नहीं है। विल सूनर और लेटर इनकर द डैश, विल सूनर और लेटर, वो कभी ना कभी, जल्दी से जल्दी जो है ना, आज नहीं तो कल इनकर करेगी। इनकर करेगी यानी कि वहन करेगी। कॉस्ट जो होती है वो इनकर की जाती है, वहन की जाती है, झेली जाती है। तो वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी। द डैश ऑफ फिनेंशियल मार्केट्स, डैश ऑफ फिनेंशियल मार्केट को, डैश ऑफ फिनेंशियल मार्केट को, तो फिनेंशियल मार्केट को डैश को महसूस करेगी। इग्नाइट इकोनॉमिक फायर, जो इकोनॉमिक फायर को क्या कर रही है, भड़का रही है। एंड कम टू र्यू द डे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पछताएंगे, वो उस दिन को पछताएंगे, उस दिन को कोसेंगे। दे डैश एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, जब उन्होंने इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का डैश किया। ठीक है, देखते हैं क्या किया। तो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट में, द बॉइलिंग टेंशंस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंटर फाउंड स्पेक्टिकुलर रिलीज डैश द वीकेंड। तो कौन सा वीकेंड से पहले क्या आता है हमारे पास, अबोव द वीकेंड नहीं आएगा, इन द वीकेंड भी नहीं आ सकता, ओवर द वीकेंड, ओवर द वीकेंड आएगा, या ऑन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड नहीं आ सकता। तो होता क्या है हमारे पास, ओवर द वीकेंड। क्या क्या बोला जाता है, ओवर द वीकेंड। ठीक है, वीकेंड के दौरान, ओवर द वीकेंड। थ्रू ए पब्लिक स्पीच बाय डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, गवर्नमेंट्स दे डू नॉट रिस्पेक्ट सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, सेड मिस्टर आचार्य, विल सूनर और लेटर इनकर द डैश ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को, डैश को उनको झेलना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट को किस चीज़ को झेलना पड़ेगा, रॉथ, रॉथ का मतलब होता है गुस्से, गुस्सा को, जो फाइनेंशियल मार्केट का गुस्सा है उसको झेलना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट के बेनिफिट्स को झेलना पड़ेगा। झेलना थोड़ी ना पड़ेगा, फिर बेनिफिट्स तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, और झेलना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा तो नेगेटिव चीज़ हो गई, तो बेनिफिट्स नहीं आ सकता। बून भी नहीं आ सकता, बून का मतलब वरदान होता है। एप्रीहेंशंस हो सकता है कि टेंशन को झेलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रॉथ और एप्रीहेंशन में से अगर हम चूज़ करें तो जो सुटेबल वर्ड रहेगा वो रहेगा रॉथ, कि हमें फिनेंशियल मार्केट को के जो गुस्सा है, जो उसकी एग्रेशन है, उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, इग्नाइट इकोनॉमिक फायर, जो कि इकोनॉमिक फायर को भड़का रही है। एंड कम टू र्यू द डे, और उस दिन को जो है वो कोसेगी। दे डैश एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, जब उसने इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को डैश किया, क्या किया, तो कोसेगी, तो इसका मतलब कुछ गलत ही किया होगा, क्योंकि वो पहले भी बता रहा है कि वो गवर्नमेंट उसकी इंडिपेंडेंस को नहीं मान रही है, आरबीआई की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, तो उन्होंने उसके लिए कुछ गलत ही किया होगा, गवर्नमेंट ने आरबीआई के खिलाफ कुछ गलत ही किया होगा। प्रेज्ड नहीं हो सकता, पॉजिटिव वर्ड यहाँ आ नहीं सकता। अंडरमाइंड, कि आरबीआई को जो है उसने उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन किया। अंडरमाइन का मतलब इग्नोर करना, कम आंकना, अंडरमाइन करना, उसकी वैल्यू को कम कर देना। ठीक है, अपग्रेडेड करना, अपग्रेडेड करना तो अच्छा हो गया, अपग्रेड करना। अपडेटेड भी अच्छा होता है, अपडेट करना मतलब इन्फॉर्मेशन जो है डे टू डे की इन्फॉर्मेशन जब आपको पता होती है तो उसको बोलते हैं अपडेट। ठीक है, तो अपडेट और अपग्रेड नहीं आएगा, प्रेज भी नहीं आ सकता, यहाँ क्या आ जाएगा, अंडरमाइंड। ठीक है, तो उस दिन को जब वो कोसेगी, गवर्नमेंट कोसेगी, जब उन्होंने किसकी इम्पोर्टेंस को अब अंडरमाइन कर दिया, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर और भी कुछ नहीं समझ में आता है आपको फिर भी, तो आप पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।